अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो लास्ट यूक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंजेनिटल ग्लोकोमा, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये कंजेनिटल से आपको समझ आ रहा है कि बाय बर्थ होगा, और ग्लोकोमा मींस कि उसी तरह इंट्राओक्युलर प्रेशर जो है वो राइज होगा। ठीक है। सो कंजेनिटल ग्लोकोमा में दो चीज़ें हैं। एक ये कि इंट्राओक्युलर प्रेशर बाय एट बर्थ रेज है, ठीक है, और क्यों रेज है, क्योंकि हमारे पास कोई भी कंजेनिटल एनोमली है जो बर्थ पे ही बच्चे के अंदर थी, प्रेजेंट थी। ठीक है। जब बच्चा पैदा हुआ उसके अंदर एंगल जो था उसका कॉर्निया और आइरिस के दरमियान में जो एंगल था उसमें बाय बर्थ ही कोई एनोमली थी। अब हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सी हमारे पास एनोमली हो सकती है। सो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ अ ग्लोकोमा विच इज़ कॉज्ड बाय इम्पेयर्ड एक्वेस आउटफ्लो। क्यों होता है एक्वेस आउटफ्लो, क्यों इम्पेयर हो जाता है? ड्यू टू द मैल डेवलपमेंट ऑफ द एंटीरियर चैम्बर एंगल। ठीक है। जो एंटीरियर चैम्बर का एंगल होता है उसमें कोई भी मैल डेवलपमेंट होती है, मतलब वो प्रॉपरली बनता नहीं है बाय बर्थ, जिसकी वजह से क्या होता है, इम्पेयर्ड एक्वेस आउटफ्लो में जो है वो होता है। मतलब कि एक्वेस आउटफ्लो जो होता है उसका आउटफ्लो ट्रैक जो होता है वो ड्रेनेज जो होती है उसकी नॉर्मल होती है। ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, डेवलपमेंटल जो एनोमलीज़ हैं वो क्या हो सकती हैं। सबसे पहले तो वो बता रहे हैं कि जो ट्यूबैकुलर हमारे पास मैशवर्क है उसके आगे कोई बाय बर्थ मेम्ब्रेन पड़ी हुई है, जिसको हम बर्कन्स मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है। ये एक मेम्ब्रेन होती है, जस्ट कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बस वो जो हमारा ट्यूबैकुलर मैशवर्क है उसके आगे एक मेम्ब्रेन बन गई हुई है। बाय बर्थ वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बर्कन्स मेम्ब्रेन हो सकती है या सेलुलर मेम्ब्रेन हो सकती है, वो हमारे पास प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से आउटफ्लो नहीं होता। ठीक है। तीसरी ये होती है कि ट्यूबैकुलर मैशवर्क के अंदर ही कोई मैल डेवलपमेंट है। ठीक है। ट्यूबैकुलर मैशवर्क ही प्रॉपर नहीं बना, ट्यूबैकुलो डिसजेनेसिस, जिसमें उसके सुराख जो हैं, उसके जो होल्स हैं वो ऑलरेडी बंद है, मैल डेवलप है। ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि थिकनिंग ऑफ द जक्स्ट्रा कैनालिकुलर कंपोनेंट। ठीक है। जो आगे जो कैनाल है जिसने हमारे फ्लूइड को ड्रेन करना है, आगे लेके जाना है, वो हमारे पास बंद है, उसकी थिकनिंग हो गई हुई है। ठीक है। वो नैरो हो गई है। इसके अलावा जो शिलेम कनाल है उसके अंदर मैल डेवलपमेंट हो सकती है। और इसके अलावा फाइनली हमारे पास जो आइरिस और सीलिडी बॉडी है उसकी जो पोजीशन है वो एबनॉर्मल बनी हुई है बाय बर्थ। ठीक है। कि वो आइरिस और सीलिडी बॉडी जो है वो ट्यूबैकुलर मैशवर्क के पीछे होते हैं ना नॉर्मली, लेकिन इन बच्चों में क्या होता है कि वो एंटीरियरली इंसर्ट हुए होते हैं। तो बहुत से ये कॉजेज़ हो सकते हैं, या तो हमारा ट्यूबैकुलर मैशवर्क ही ख़राब बना हुआ है या ट्यूबैकुलर मैशवर्क ठीक बना हुआ है लेकिन उसके आगे कोई मेम्ब्रेन है। इसके अलावा जक्स्ट्रा क्रैनिकुलर जो है उसकी थिकनिंग हो गई है, या शिलेम कनाल के अंदर मसला है, या आगे की तरफ अगर जाएँ तो हम सिलियरी आइरिस सिलियरी बॉडी या आइरिस जो है उनकी पोजीशन एबनॉर्मल है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा हमारे पास पाथवे होता है जो बाय बर्थ ही बच्चों के अंदर क्या होता है कि वो सही तरह से प्रॉपर नहीं बना होता। ठीक है। फिर हम सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे पेशेंट के अंदर कि लेक्राइमेशन होगी, पेशेंट को आईओपी रेज होगा तो पेशेंट लेक्राइमेशन के साथ आएगा। बच्चों के अंदर जो बच्चों की आंखें होती हैं ना उनके अंदर जो है वो पानी आया होता है। ठीक है। और आपको पता है जब हमने लेक्राइमल सिस्टम का जो है वो चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो कंजेनिटली नेज़ोलेक्राइमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन थी उसमें हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाया था कंजेनिटल ग्लाइकोमा। ठीक है। तो उसमें भी एक्चुअली कंजेनिटल नेज़ोलेक्राइमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन होती थी और बच्चे की आंखों में जो है ना वो आया होता था, पानी आया होता था। तो हम उसमें जो है वो डीडी बनाते थे कि पेशेंट को ग्लाइकोमा भी हो सकता है। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि बच्चों की आंखों में हमें पानी नज़र आ रहा होता है, तो हम कंफ्यूज कर सकते हैं कि शायद बच्चे को जो है उसकी नेज़ोलेक्राइमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन है। लेकिन साथ में जो पेशेंट के बाकी सिम्टम्स होते हैं उससे फिर हम डायग्नोज करते हैं प्रॉपर कि पेशेंट को ग्लाइकोमा है। वो क्या है? दूसरा क्या होता है, उसको फोटोफोबिया होता है। क्यों? क्योंकि इंट्राओक्युलर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से उसके कॉर्नियल नर्व्स के ऊपर स्ट्रेच पड़ता है। जब कॉर्नियल नर्व्स के ऊपर स्ट्रेच पड़ता है तो उसकी वजह से फोटोफोबिया होता है। और इसके अलावा फोटोफोबिया का मैंने आपको एक और तरीका भी बताया था कि इसमें जो हमारा प्यूपिल होता है वो डायलेट होता है, जिसकी वजह से आईज के अंदर ज़्यादा लाइट जाती है, उसकी वजह से फोटोफोबिया होता है। थर्ड चीज़ कॉर्नियल हेज़ नज़र आती है। ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों होता है कॉर्नियल हेज़ ही। इंट्राओक्युलर प्रेशर जब ज़्यादा होता है पानी जो है वो कॉर्निया के अंदर आ जाता है। ठीक है। तो उसकी वजह से कॉर्निया हेज़ी हो जाता है। और चौथी चीज़ जो होती है वो बूफथैल्मोस होती है, और यही करैक्टरिस्टिक चीज़ है जिससे हम बच्चे को डायग्नोज करते हैं कि वो जो है ग्लाइकोमा का बच्चा है। ठीक है। ना कि लेक्राइमल डक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन का। ठीक है। बूफथैल्मोस मतलब उसकी जो आँख होती है ना वो बाहर की तरफ निकली हुई होती है थोड़ी सी।
और ये हम समझ सकते हैं, इसको हम कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये पेशेंट को प्रोप्टोसिस हुई हुई है, सूडो प्रोप्टोसिस हुई हुई है। तो एक्चुअली ये प्रोप्टोसिस भी नहीं होती, ये लेजोक्रैमल की डक्ट भी नहीं ऑब्स्ट्रक्शन हुई होती, ये एक्चुअली होती जो है वो ग्लोकोमा का बच्चा होता है। ठीक है, ऐसे आपको नज़र आता है बूफथैल्मोस का बच्चा। उसके बाद साइंस क्या होंगे कि साइंस एक्चुअली हम जब उसकी टोनोमेट्री करेंगे तो इंट्राओकुलर प्रेशर में रेज्ड मिलेगा। ठीक है, और ज़्यादातर जो इसमें जो इंटीरियर चैम्बर होता है वो डीप होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीरियर चैम्बर जो है वो डीप है, लेकिन जब हमने पीछे देखा था प्राइमरी एंगल क्लोयर ग्लोकोमा तो उसमें इंटीरियर चैम्बर जो था वो शैलो हुआ था, क्योंकि वहाँ पे आरिस बॉम्ब ही बना हुआ था। यहाँ पे इंटीरियर चैम्बर डीप हो गया क्योंकि इंट्राओकुलर प्रेशर जो है उसने वो इंटीरियर चैम्बर को फुल कर दिया पूरी तरह से, जिसकी वजह से वो जो इंटीरियर चैम्बर है वो हमें बड़ा बड़ा डीप सा नज़र आता है, खुला खुला नज़र आता है। ठीक है, अब जब हमारे पास क्या होता है, इन बच्चों में इंट्राओकुलर प्रेशर इतना ज़्यादा हुआ होता है तो वो एक्वेस ह्यूमर इतना ज़्यादा जमा हो गया होता है कि वो लेंस के ऊपर आके जो है ना फोर्स करता है, और लेंस के ऊपर जब फोर्स करेगा उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा तो लेंस अब्लक्सेशन हो जाएगी। और इसके अलावा मायोपिया के जो पेशेंट्स होते हैं, अब उनमें क्या होता है, मायोपिया में मैंने आपको बताया था कि एक्सीलेंस ज़्यादा होती है। एक्सीलेंस के ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास होता है मतलब एक्सीलेंस के ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, आई बॉल की वॉल्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है और फिर ग्लोकोमा होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैंने आपको साइंस में हमने फर्दर क्या करना होता है, हमने जो है टोनोमेट्री कर ली, इंट्राओकुलर प्रेशर में ज़्यादा मिल गया, गोनियोस्कोपी की हमने देखी तो पेशेंट के जो एंगल है उसमें हमें एनॉमलीज नज़र आ जाती हैं गोनियोस्कोपी से, जिसमें हम देख सकते हैं कि क्या ट्यूबरकुलर मेशोक ब्लॉक तो नहीं है, ट्यूबरकुलर मेशोक के आगे कोई बर्कन्स मेम्ब्रेन या कोई सेलुलर मेम्ब्रेन तो नहीं आई हुई, एंगल कैसा है उसको हम देख देते हैं गोनियोस्कोपी से। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक जो कैरेक्टरिस्टिक चीज़ आती है वो ये कि हमने पेशेंट को एग्जामिन करना होता है अंडर एनेस्थीसिया। पीछे हमने जितनी भी एग्जामिनेशन देखी थी ग्लोकोमा में, उस पर हमें कहीं भी पेशेंट को एनेस्थीसिया नहीं दिया था। यहाँ पे हमने जो है वो स्पेशली एनेस्थीसिया इसलिए दिया है क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो अपने आप को नहीं देखने देते, एग्जामिन नहीं करने देते, तो हमने बच्चों को जनरल एनेस्थीसिया दे के जो एग्जामिन करना होता है। ठीक है, अच्छा गोनियोस्कोपी के अलावा हमने दूसरी चीज़ क्या करवानी होती है, फंडोस्कोपी करवानी होती है, जिसमें हमें जो है ऑप्टिक डिस्क पे कपिंग नज़र आएगी। स्नेलन चार्ट के साथ जब हम चेक करवाएंगे तो ऑब्वियसली उसकी रिड्यूस्ड विजुअल एक्विटी होगी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे उसके कॉर्निया को, तो कॉर्निया जो होगा उसमें ऑब्वियसली एडिमा नज़र आएगा हमें, क्योंकि हमारे पास इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा है, कॉर्निया हमें हेजी नज़र आएगा, कॉर्निया की हमें जो है इनलार्जमेंट नज़र आएगी, कॉर्निया की जो डेसिमेंट्स मेम्ब्रेन होंगी वो ब्रेक हो गई होंगी। ठीक है, और ये आपके पास पर्टिकुलरली इसका नाम होता है जब कॉर्निया की डेसिमेंट्स मेम्ब्रेन इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ब्रेक कर जाती है, तो उसकी वजह से जो हम उसको नाम देते हैं हाफ स्ट्राई। ठीक है, हाफ स्ट्राई हमें इस तरह से नज़र आते हैं, ये हमें जो ब्रेक्स जब कॉर्निया की जो डेसिमेंट्स मेम्ब्रेन है उसके ब्रेक्स हो जाते हैं ना, उसकी वजह से जो है ना ये हमें स्ट्राई नज़र आते हैं, इनको हम हाफ स्ट्राई कहते हैं। इसके अलावा कॉर्नियल स्कारिंग हो सकती है, सो ये हम नोट कर सकते हैं। ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कॉर्निया के केस में कि जो बच्चे होते हैं, मैंने आपको बताया बूफथैल्मोस हुआ होता है, उनकी जो आई बॉल होता है ना ऐसे, मतलब हमें जो है वो कॉर्निया का डायमीटर उनका ज़्यादा हुआ होता है। ठीक है, इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से। तो अब ऐसे बच्चों की जो है ना हम कॉर्निया के डायमीटर को चेक करते हैं। ठीक है, पहले हम एनेस्थीसिया देते हैं बच्चे को, जनरल एनेस्थीसिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कॉर्निया के डायमीटर को मेजर करते हैं। अगर तो हमारे पास 12 मिलीमीटर होता है तो फिर 1 साल से कम बच्चे में, ठीक है, 12 मिलीमीटर अगर डायमीटर होता है तो हमें डाउट होता है कि शायद इसको जो है ना ग्लोकोमा है। ठीक है, अच्छा अगर 13 मिलीमीटर्स का होता है डायमीटर 1 साल के बच्चे में, ठीक है, 1 साल के बच्चे में अगर 13 मिलीमीटर्स हमें डायमीटर मिलता है तो वो डायग्नोस्टिक होता है, जब हमें डायग्नोज हो गया कि पेशेंट को जो है वो ग्लोकोमा है। ठीक है, अगर 14 मिलीमीटर्स होता है तो ये हमारे पास कॉर्नियल डायमीटर अगर 14 मिलीमीटर्स हमें मिलता है तो ये हमारे पास टिपिकल केस होता है कि हमें इसे कंफर्म हो जाता है एडवांस्ड, इसे हमें पता चलता है कि हमारी जो डिज़ीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। अब नॉर्मल हमारा कॉर्नियल डायमीटर 9.5 था, अगर तो 12, 13, 14 की वैल्यूज़ आ रही है ना तो इससे हम ग्लोकोमा को देखेंगे। अगर तो 12 मिलीमीटर की है 1 साल से पहले कॉर्नियल डायमीटर है तो हमें डाउट हो सकता है। 13 मिलीमीटर्स एट 1 ईयर
डायग्नोस्टिक है। अगर 14 मिलीमीटर्स है तो फिर तो हमें पक्का कंफर्म हो गया टिपिकल है, एडवांस डिजीज़ है, ठीक है। फिर हमने इन्वेस्टिगेशंस करनी होती है। इन्वेस्टिगेशंस के लिए हम वही करेंगे जो हमने पहले भी की हैं, कि हमने उनके वही कर लिया। सबसे पहले उसकी टोनोमेट्री कर ली है प्लांटेशन से, उससे हमें इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा मिल जाएगा। फिर हमने जो है कॉर्नियल डायमीटर मेजर कर लिया। ये बच्चों में खास हमने चीज़ की है, क्योंकि बच्चों में जो है बूफथैल्मोस होता है, उनकी जो कॉर्नियल डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है। तो हमने कहीं और कॉर्नियल डायमीटर को मेजर नहीं किया था, जितने भी हमने पीछे पढ़े हैं, यहाँ पे हमने पर्टिकुलरली किया। इसके अलावा गोनियोस्कोपी की फाइंडिंग्स की हैं और फंडोस्कोपी की एग्जामिन्स की हैं। गोनियोस्कोपी में हमें एंगल की प्रॉब्लम मिलेंगी, ठीक है, और फंडोस्कोपी में हमें ऑप्टिक डिस्क की चेंजेस मिलेंगी। अच्छा, इसके अलावा डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जो है वो क्या हो सकता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या हो सकता है, हमें कंसिडर कर सकते हैं कि पेशेंट को रेटिनोब्लास्टोमा है। रेटिनोब्लास्टोमा की जो सेकंड स्टेज होती है ना, उसमें एक्चुअली ये जो है वो हो रहा होता है, इस तरह का केस ना। तो सेकंड स्टेज में जो है वो पेशेंट की आंखों से पानी आ रहा होता है और इस तरह से सब कुछ, तो हम कंसिडर कर सकते हैं, डीडी में रख सकते हैं कि पेशेंट को शायद बच्चे को जो है रेटिनोब्लास्टोमा है, ठीक है। दूसरा ये कि जो मैंने आपको बता दिया, कंजेनिटल नेज़ोरेक्लैमर डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा हमारे पास कॉर्नियल एनलार्जमेंट के हम मतलब जो बच्चों की आंखें होती हैं वो बड़ी बड़ी इसलिए भी फील हो सकती हैं हाई मायोपिया के केस में और मेगलोकॉर्निया के केस में। तो हमने रूल आउट करना होता है डीडी को कि उसको रेटिनोब्लास्टोमा, नेज़ोरेक्लैमर डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन या हमारे पास जो हाई मायोपिया या इस तरह के केसेस ना हो। फिर हमें ट्रीटमेंट करना होता है बच्चों का, मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे हम, ठीक है, और सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट में हमने वही करना है कि हमने, क्योंकि एंगल में प्रॉब्लम है तो हम इसमें एक्विस प्रोडक्शन को कम करेंगे, ठीक है। सो एक्विस प्रोडक्शन जो है वो कैसे कम करेंगे, बीटा ब्लॉकर्स देंगे, वही ABC, ठीक है, अल्फ़ा एगनिस्ट, बीटा ब्लॉकर्स एंड द कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। फिर हम मायोटिक्स देंगे ताकि वो जो प्यूपल डायलेट हुआ हुआ है वो थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर जाए, ठीक है। और इसके अलावा हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स देंगे, लेटिनोप्रोस्ट वगैरह, ताकि यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो ज़्यादा हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ट्रीटमेंट आ जाता है। ट्रीटमेंट में फर्दर जो सर्जरी आ जाती है वो आ जाती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सबसे करेक्टरिस्टिक चीज़ गोनियोटोमी। गोनियोटोमी हमने जो है ना, ये प्रोसीजर ऑफ चॉइस है, ये आपका MCQ भी है कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ चॉइस इन द गोनियोटोमी। आपने प्राइमरी ओपन एंगल पढ़ा, क्लोज एंगल पढ़ा, आपने कहीं भी गोनियोटोमी नहीं पढ़ा, ठीक है। गोनियोटोमी आपने नहीं पढ़ा कहीं भी, ट्रिबैकुलोटोमी आपने नहीं पढ़ा कहीं भी, ठीक है। आपने पहले कौन कौन से प्रोसीजर्स देखे थे, आपने लेज़र प्रोसीजर्स देखे थे और ट्रिबैकुलेक्टमी देखा था, आयरोटोमी देखा था, इससे ज़्यादा आपने कोई प्रोसीजर्स नहीं देखे। यहाँ पे जो एडिशनल प्रोसीजर्स हैं जो बच्चों के अंदर किए जाते हैं वो गोनियोटोमी और ट्रिबैकुलोटोमी है, ठीक है। गोनियोटोमी में एक्चुअली क्या होता है, इसकी मैंने आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देती हूँ। गोनियोटोमी में आप क्या करते हो कि गोनियो मीन्स के आपका जो मतलब आप गोनियोस्कोप रखते हो और फिर एंगल को व्यू करते हो और वहाँ से कटिंग स्टार्ट करते हो एंगल से, ठीक है। क्या करते हो आप, इंसिजन देते हो ट्रिबैकुलर मेशवर्क में और फिर उससे इंसिजन से क्या होता है कि जो कंडक्शन पाथवे है वो ठीक हो जाता है, ठीक है। कंडक्शन पाथवे जो होता है वो मतलब हो जाता है, मतलब ट्रिबैकुलर मेशवर्क का हिस्सा आप वहाँ से रिमूव कर दोगे ना, तो अब क्या होगा, अब ये होगा ना कि आपका जो एक्वस ह्यूमर है वो एंटीरियर चैम्बर से चला जाएगा कहाँ पे, वहाँ से जो आपके पास कैनाल ऑफ श्लेम है उसके अंदर, ठीक है। तो गोनियोटोमी में आप क्या करते हो, जस्ट गोनियोस्कोप रखते हो, उससे आपको एंगल नज़र आना शुरू हो जाता है। फिर आप एंगल में जाते हो, एंगल में जाके ट्रिबैकुलर मशवर्क को जो है इंसाइज करके उतारना शुरू कर देते हो। इससे क्या होता है कि वो जो सारा फ्लूइड होता है फ्रॉम द इंटीरियर चैम्बर वो चला जाता है कहाँ पर, कैनाल ऑफ श्लेम में, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका प्रोसीजर होता है वो ट्रिबैकुलोटोमी होती है। ट्रिबैकुलोटोमी जो होती है ये आप उस केस में करते हो जब आपका कॉर्निया जो है वो क्लाउडी होता है, ठीक है। जब आपका कॉर्निया क्लाउडी होता है तो आप गोनियोटोमी नहीं कर सकते, अदरवाइज़ मैंने आपको बताया कि गोनियोटोमी इज़ अ प्रोसीजर ऑफ चॉइस, ठीक है। तो इसकी इंडिकेशन तब होती है ट्रिबैकुलोटोमी की जब आपकी क्लाउडी कॉर्निया होता है। इसकी भी मैंने आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप देख लें। तो इसमें प्रोसीजर क्या होता है, इसमें आप एक्सटर्नल इंसिजन देते हो। गोनियोटोमी में आपने इंटरनल इंसिजन दिया था, यहाँ पे आप जो है वो एक्सटर्नल इंसिजन देते हो। उसके बाद आप कैनाल ऑफ श्लेम को आइडेंटिफाई करते हो और फिर आप ट्रिबैकुलर मेशवर्क होता है उसको ब्रेक करना शुरू करते हो ताकि वो ड्रेन आउट हो जाए हमारा फ्लूइड।
डिफरेंस जो है इसमें गोनियोटोमी और इसमें यही होता है कि गोनियोटोमी में इंटरनल इंसिजन देते हो, ट्यूबैकुलोटोमी में आप जो है वो क्या करते हो, एक्सटर्नल इंसिजन देते हो, ठीक है। और ये उस केस में देते हो जब आपका जो कॉर्निया है वो हेजी होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसका भी, इससे जो एक्सटर्नल इंटरनल इंसिजन्स के जो आपके पास काम है ना, ये आपको समझ आ जाएगा जब आप इसकी वीडियो देखोगे। थर्ड वही वाली है ट्यूबैकुलेक्टमी जो आपने पहले भी की थी। बच्चों के अंदर आप ये तब करते हो जब ऊपर वाले दोनों प्रोसीजर्स आप जो है वो फेल हो जाएं, आपने वो किए थे लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, या पेशेंट बहुत लेट स्टेज में आया, तब आप ये करते हो, ठीक है। ये फिल्ट्रेशन प्रोसीजर होता है जिसमें आपका जो, वही मैंने आपको बताया था कि आप एक रास्ता बना देते हो ताकि सब टेनन स्पेस के अंदर या सब कंजक्टाइवल स्पेस के अंदर जो है आपका जो फ्लूइड है वो ड्रेन हो जाए। और सब टेनन स्पेस क्या होती है, ये जो टेनेंस कैप्सूल होता है उसके नीचे ये स्पेस बनी होती है, ठीक है, वहाँ पे ये ड्रेन आउट हो जाता है फ्लूइड। सो ये आपके पास हो गया। फोर्थ आपके पास होता है आर्टिफिशियल ड्रेनेज स्टंट। ये आप प्रोसीजर करते हो जब बाकी ऊपर वाले सारे प्रोसीजर फेल हो जाते हैं। इसमें आप क्या करते हो, कोलेक्टमी में आपने रास्ता बनाने की कोशिश की थी लेकिन फ्लूइड जो है वो नहीं ड्रेन हो रहा था। अब आर्टिफिशियल ड्रेनेज स्टंट में आप क्या करते हो कि आप सिलिकॉन ट्यूब डाल देते हो, जिससे फिर आपका इंटीरियर चैम्बर से सबटेरेन स्पेस में फ्लूइड उस ट्यूब के थ्रू जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। और फाइनली आपके पास लेज़र थेरेपी आती है। इसमें आप जो है डायोड लेज़र साइक्लो एब्लेशन करते हो, और इससे आप क्या करते हो कि ड्रेनेज पाथवे में आप यहाँ पे कोई काम नहीं करते, आप सीडीडी प्रोसेस को ही डिस्ट्रॉय कर देते हो ताकि वो एक्वेस प्रोडक्शन जो है उसकी ही प्रोडक्शन कम हो जाए, ठीक है। पहले सारे प्रोसीजर्स जो हैं वो ड्रेनेज पाथवे को इम्प्रूव कर रहे थे, लेज़र से यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप उसको ही खोल रहे हो, मतलब आप उसकी प्रोडक्शन को ही नहीं होने दे रहे सीडीडी बॉडी को तोड़ के। दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर ग्लोकोमा।